लेकिन वो अकेला नहीं था, इसके साथ 3 अफराद और भी थे। मैं असद के साथ डंके की चोट पर मोती महल में गया था। वहां बहुत से लोगों ने मुझे और असद को देखा था। यह मुमकिन था कि राजन के तीनों साथी भी उन लोगों में शामिल रहे हों। अगर इन तीनों में से कोई बचकर निकलने में कामयाब हो जाता तो अकबर वाली कहानी हर तरफ फैल सकती थी। अकबर डैनी की तरह बेनामो निशान नहीं था। इसका एक मुनफरिद चेहरा था। राजन के रहे सहे हमायती शहर में अकबर की तलाश शुरू कर देते तो मैं मुश्किलात से 2-4 हो सकता था। जीप में नकाबे मिल जाएंगे। इस बार चौफान की आवाज़ की फतहमेज थी। यह जीप 2 महीनों से मेरे आदमियों के इस्तेमाल में है। रंग के अलावा इसके नंबर प्लेटें भी बदली हुई हैं। इसमें नकबजनी के आलात से लेकर कत्ल करने वाले हथियारों तक सब कुछ मौजूद रहता है। पता नहीं कब किस चीज़ की जरूरत पेश आ जाए। चौफान, तुम्हारे आदमी चोरी और नकबजनी भी करते हैं? मैं इस मौका की संगीनी के बावजूद अपनी बेसाख्ता हैरत के इजहार पर काबू नहीं पा सका। मास्टर, जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसकी आवाज़ में बेचारगी थी। कोई करोड़पति अपनी तिजोरी खोलकर अपना माल किसी और को नहीं देता। हमें मजबूर होकर यह काम करना पड़ता है। हमें अपनी गाड़ी चलाने और जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है। जहां से भी मुमकिन होता है हम अपनी ये जरूरत पूरी कर लेते हैं। मेरे जहन में डॉन की दी हुई इनाम की भारी रकम ने सर उभारा। उसने मुझे और चौफान को बैक वक्त 1.5 लाख भात दे दिए थे। वो कोई मामूली रकम नहीं थी। ये यकीनी बात थी कि डॉन को सेलर्सबाज से इतनी आमदनी नहीं हो सकती थी। वो वसाइल कुछ और ही थे जिन पर चौफान किसी हद तक रोशनी डाल रहा था। चौफान झाड़ का कांटा था। इसे एक बात कही जाती तो वो 10 बातें शुरू कर देता था। बेहतर यही था कि उसे ज्यादा ना कुरेदा जाए। इसकी वजाहतों के लिए दिन के 24 घंटे कम पड़ सकते थे। मैंने वो बात वहीं खत्म करते हुए कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं, अपनी जगह पर पहुंचकर मुझे कॉल करो, मैं आ रहा हूं। उसकी आवाज पर मुर्दनी छाई हुई थी। बात खत्म करते करते अचानक वो बोला, बादाम दूर से कुछ इशारे कर रही है, क्या ये भी हमारे साथ शामिल होना चाहती है? हरगिज नहीं, मैंने सख्ती से कहा। भूल कर भी उसे अपने साथ ना लेना। वो औरत जात है, पहचान ली गई तो राजन की हवारी उसे भी उसकी बहन के पास पहुंचा देंगे। अपनी बात पूरी करते ही मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे अंदेशा था कि गुफ्तगू जारी रही तो कहीं ली दोबारा चौफान से फोन न ले ले। क्या आपके और चौफान के दरमियान कोई और भी आ गया था? गजाला ने मुड़कर पूछा। मुझे अंदाजा हो गया कि बज़ाहिर मसरूफ हो जाने के बावजूद उसके कान मेरी गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। ली बात कर रही थी, मैंने नरमी से जवाब दिया। चौफान उसी के घर बैठा हुआ है। गजाला के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम फैल गया, लेकिन उसने जुबान से इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहा। यकयक बात बदल कर पूछा, अब आपका प्रोग्राम क्या है? तारिक से कोई खैर खबर मिले और चौफान जीप लेकर आ जाए तो मुझे राजन के पीछे जाना है। मैंने फैसला कुन लहजा में जवाब दिया। क्या इस मुहिम में मेरी शिरकत की कोई गुंजाइश है? उसने मुआज़त खाना अंदाज में पूछा। अभी फोन पर चौफान कह रहा था कि ली भी उसके साथ आना चाहती है। तुमने सुन लिया होगा कि मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। तुम्हारी पोजीशन भी वही है। मैं किसी काबिल शनाख्त औरत को अपने साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं लूंगा। मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। गजाला ने अपनी सफाई पेश की। फालतू टाइम बम देख रही थी। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। उसकी जुबान से टाइम बम का जिक्र सुनते ही मुझे याद आ गया कि इब्तिदा में चौफान ने गोल्डन ड्रैगन की तबाही के लिए मुझे 2 टाइम बम दिए थे, जिनमें से कोई भी गोल्डन ड्रैगन में इस्तेमाल नहीं हो सका। एक का फ्यूज ऑन था, इसे दरिया की नजर कर दिया गया। दूसरा हमारे होटल के कमरे में महफूज था। किसी मुहिम के लिए वो टाइम बम एक अच्छा हथियार साबित हो सकता था, मगर इसका हमारे कमरे में मौजूद रहना मुनासिब नहीं था। ताज़ा तरीन मुहिम में राजन और उसके आदमियों का बराह रास्त तसादुम होने की तवक्का थी। इसमें किसी टाइम बम के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी मैंने गजाला से कहा, वो बम बाहर निकाल दे। चौफान की वो अमानत उसे लौटाकर मैं अपना बार हल्का कर सकता था। वो बम चौफान के जेर इस्तेमाल मसरूका जीप में पड़ा रहता तो कहीं ना कहीं काम आ सकता था। कुछ देर बाद तारिक का फोन आ गया। ताक़ुब जारी है। सड़कों के पीछोखम की वजह से समतें बदल रही हैं। मेरा अंदाजा है कि अब भी हम जनूब की तरफ शहर से तकरीबन बाहर आ चुके हैं। फिजा में फैली हुई हल्की सी समंदरी बसात से मुझे शक हो रहा है कि अगली गाड़ी बंदरगाह की तरफ जा रही है। वो धीमी और पुरस्कून आवाज में रिपोर्ट देता चला गया। वो अपने लांच के आबी मजार की तरफ जा रहा होगा। मैंने कहा, इस लांच की गरकाबी के बाद वो पहली बार मोती महल की 4 दीवारी से बाहर आया है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। ये बसान मेरे नथनों को शरासा महसूस हो रही है। खबर मिलने के बाद मैंने खुद साहिल से समंदर का जायजा लिया था। इस वक्त तक लांच ज़ेरे आब आ चुकी थी। तारिक ने कहा, हैरत है कि ये रास्ते मेरी शनाख्त में नहीं आ रहे। वो कोई अनोखी या परेशान कुन बात नहीं थी। तारिक ने पहली मरतबा दिन के उजाले में इधर का चक्कर लगाया था। दिन के मुकाबले में रात को हर इलाके में अंधेरों और उजालों की वजह से ऐसी तब्दीलियां रूनमा हो जाती हैं कि शनाख्त मुश्किल हो जाती है। ये इम्कान भी था कि राजन के ड्राइवर ने बंदरगाह तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार किया हो
दोनों सूरतों में परेशानी की कोई बात नहीं थी। इस बार तारिक की रिपोर्ट सुनकर मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि राजन की मंजिल बैंकॉक के साहिल के सिवा कोई और नहीं थी। तुम्हारे ड्राइवर का क्या हाल है? इस बारे में मुतमईन होने के बाद मैंने पूछा। इसने मुझे तस्वीरों के 3 वाहियात एल्बम दिए थे जो मैंने उसे लौटा दिए। उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। इसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो पैसों का लालची है। तस्वीरें वापस लेते ही उसने किराए का मसला छेड़ दिया। इससे 500 बात में मामला तय हुआ है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि कोई मारपीट वगैरह नहीं होगी। 500 बात में वो मुझे शहर वापस पहुंचाएगा। ताकुब का मकसद पूरा हो चुका है। मैंने वो तफसील सुनकर कहा, उसकी मंजिल का इल्म हो जाने के बाद अब तुम्हारा आगे तक जाना बेसूद है। अगर वो हमारे वहां पहुंचने तक रुका रहा तो खासा खूनरेज तसादुम होने का इम्कान है। तो मौका देकर यहीं कहीं से वापस लौट जाओ। इस इजाजत के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे लिए टैक्सी ड्राइवर के साथ आखिर तक मौजूद रहना खतरनाक साबित ना हो। इसकी आवाज़ वाकई तशक्कुर अमेज थी। मुझे एक लंबे अरसे तक इस शहर में रहना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करना है। क्या पता ये ड्राइवर दोबारा कहाँ टकरा जाए। मुझे ली के घर से होटल तक के फासले का अंदाजा हो चुका था। वक्त के हिसाब से चाउफान को किसी भी लम्हे पहुंचाना चाहिए था। मैंने शॉपिंग बैग में लिपटा हुआ टाइम बम उठाया और गजाला को खुदा हाफिज कहकर होटल के कमरे से निकल गया। बीमगन मैंने अपनी पतलून की जेब में डाल दी थी। अंगूठियां उंगलियों में मौजूद थी। मैं नीचे उतरकर होटल की लॉबी से गुजर रहा था कि चाउफान की कॉल आ गई। वो होटल के बाहर मौजूद था और मुझसे अपनी फुर्ती पर दाद तलब रहा था। तारिक की फराम की इतला के मुताबिक राजन सफेद गाड़ी में सफर कर रहा था। चाउफान के पास मौजूद जीप का रंग भी सफेद था। इसकी पूरी बॉडी आहनी चादरों से बनी हुई थी। इसकी जुबान से जीप का जिक्र सुनकर मेरे जहन में खुली हुई गाड़ी का तस्वुर उभरा था जो गलत साबित हुआ। वहां से रवाना होती मैंने टाइम बम का थैला उसके हवाले कर दिया। तुम्हारी अमानत में तुम्हें लौटा रहा हूं, इसे कहीं और आजमा लेना। यह बहुत महंगा बम है। उसने वो थैली एहतियात से पिछले पायदान पर रखते हुए कहा। ढूंढने जाओगे तो 10,000 बात में भी नहीं मिलेगा। तुमने तो इसे अमेरिकी फौजी कैंप से चुराया होगा। मैंने तंज से तबसरा किया। मास्टर खुदा का खौफ करो, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, उसने इल्तिजाया अंदाज में कहा। थोड़ी देर पहले तुम खुद नकबजनी के बारे में बता रहे थे। नकबजनी और चोरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। डकैती अलबत्ता मुख्तलिफ चीज होती है। मैं खुले दिल से तुमको हर बात बता देता हूँ, तुम ताना दे रहे हो, उसने शिकायत की। नकबजनी और चोरी में बम वगैरह हाथ नहीं आते। नकद माल मिलता है। इसे दुनिया की हर शय खरीदी जा सकती है। तुम क्या समझते हो मैंने ली को 30,000 बात अपनी जेब से दिए होंगे? चोरी का माल इसी तरह जाता है। उसने तुमसे कोई रायत नहीं की? मैंने पूछा। रायत? उसने सजाई अंदाज में थुराया। वो तुम्हारे सामने सखावत की बातें करती है, अंदर से लालची है। 30,000 के अलावा इनाम भी मांग रही थी। मैंने उसे उसकी बहन के इंतकाम का मामला याद दिलाया तो चुप हो गई। यह सब अपनी जगह दुरुस्त है। ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने अचानक ब्रेक लगाकर सड़क के बीच में गाड़ी रोक दी और अपने सर पर हाथ मारता हुआ बोला, तुम्हारे ये डान के सामने आता हूं तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। तुमसे कुछ पूछे बगैर मादाम के घर के रास्ते पर चल पड़ा हूं। पीछे आने वाली कई गाड़ियों के टायर सड़क पर चीख उठे। लोगों ने गुस्से में लंबे लंबे हार्न बजाए, लेकिन चाउफान के कान पर जूं भी ना रेंगी। वो इन सब के एहतिजाज से बेपरवाह ढटाई से मेरा चेहरा तक रहा था। रुकने वाली गाड़ियां इसके दाएं बाएं से निकलने लगी। कई अफराद अपनी जुबान में चिल्लाते हुए गुजरे। यकीनी तौर पर उन्होंने चाउफान को कलमाते खैर से याद नहीं किया होगा। उनकी गालियां खा के बीब में मजा नहीं हुआ। सफार लाजम बोला, बताओ किधर चलना है? समंदर की तरफ चलो। तो अपनी लांच की बाकियात को सतह समंदर पर तैरता हुआ देखने के लिए क्या है? मैंने सानिया से कहा। चाउफान ने वहीं से जीप वापस घुमा ली और बुड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुम्हें बर वक्त याद आ गई। अच्छा हुआ कि तुम्हें बर वक्त बात याद आ गई। हम मुखालिफ समत में जा रहे थे। जब मर्द के सर पर औरतें ही औरतें सवार हों तो उसका दिमाग इसी तरह मफलूज हो जाता है। मैंने पुरस्कून अंदाज में कहा, ली की हवस तुम्हें ले डूबेगी। मैं काम पर आ गई हूं, अब मादाम पर लानत भेजो। वो सब मेरे फुर्सत के मशगले हैं। काम के वक्त मैं इनके बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ। चाउफान ने वो बात किसी और मौका पर कही होती तो मैं खासी बेरहमी से उसका मजाक उड़ाता। इस वक्त उसका दावा बेचूच रात सुन लिया। वैसे यह हकीकत थी कि वो काम के दौरान में जरा कम ही भटकता था। व्हाइट हाक की तबाही की मुहिम ली ने हमारे साथ काफी वक्त गुजारा, मगर चाउफान ने एक बार भी उससे इश्क झाड़ने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में कुछ देर तक खामोशी रही। फिर चाउफान ने ही वो सकूत तोड़ने में पहल करते हुए पूछा, मास्टर तुमने सफर की समत का तयन कर लिया, ये नहीं बताया कि वो कहाँ मिलेगा? तुम देख चुके हो कि बैंकॉक का साहिल बहुत तवील और कटा फुटा है। हम इन चारों को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? वो समंदर की सैर के लिए नहीं गया। उसे लांच के डूबने की जगह के आसपास मौजूद होना चाहिए। यह काम मुश्किल साबित नहीं होगा। फिर तो वो वहीं मिलेगा जहां रुककर हमने बम्बों के रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल किए थे। पूरे साहिल पर इसे अपने मकसद के लिए इससे साफ और बेहतर जगह नहीं मिलेगी।
इसने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। हथियारों की क्या पोजीशन है, मैंने पूछा। जहां हाथ डालोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसने एक मोड़ काटते हुए लहक कर जवाब दिया। मैं इसे कातल जीप कहता हूँ। पहले अपनी सीट के नीचे देख लो, नकाब डैशबोर्ड के खाने में मिलेंगे। अपनी सीट के नीचे हाथ डालते ही मुझे इसका बयान की सदाकत का यकीन आ गया। एक हल्की और खुदकार राइफल का आहिनी दस्ता मेरे हाथ में आ गया था। मेरी सीट के नीचे इस राइफल के साथ 2 पिस्तौल और फाजिल मैगजीन का एक पैकेट भी मौजूद था। मैंने लंबी मुसाफत का फायदा उठाते हुए रास्ते ही में तीनों हथियारों का जायजा लिया। राइफल का मैगजीन पूरा था, दोनों पिस्तौल खाली और गालिबन बिल्कुल नए थे। मैंने पैकेट फाड़ कर इन दोनों पिस्तौलों को भी तैयार कर लिया। कुछ देर बाद हम इसी मकाम के नजदीक पहुंच गए जहां रुककर हमने व्हाइट आग की तबाही का आगाज किया था। तारकोल की लंबी और स्याह सड़क पर हेडलैम्प्स की रोशनी में दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, मगर जो ही हमारी जीप टीरों की ओर से आगे निकली, मुझे दाहिनी तरफ वो सफेद कार नजर आ गई जो सड़क से उतार कर कच्चे में पार की गई थी। मास्टर गाड़ी तो उसी की मालूम हो रही है, अब क्या इरादा है? चौफान ने जीप की रफ्तार कम करते हुए मुस्तरिबाना लहजा में पूछा। चौफान का तरद्दुद काबिल फहम था। वहां सिर्फ सफेद कार नहीं थी, इससे टेक लगाए हुए 2 इंसानी हेवले भी रात की तारीकी में नुमाया नजर आ रहे थे। इन दोनों के कंधों से छोटी नाल वाली खुदकार राइफलें चुल रही थी। जीप इसी तरफ ले चलो, मैंने इन दोनों पर नजरें जमा कर कहा। तारीकी में हेडलैम्प्स का दूर तक फैलता हुआ इनिकास नाकाफी था। राइफलों समेत इनके हेवले नजर आ रहे थे, मगर इनके चेहरों को देखना मुमकिन नहीं था। ये दोनों मुहाफिज मकामी मालूम होते हैं, इनको तुम ही से निमटना होगा। मेरे लिए इनकी बोली अजनबी होगी। इनके कद काट पर ना जाओ। चौफान ने जीप सड़क से उतारते हुए जल्दी से कहा। मैं तुमको बता चुका हूं कि वो सारे काम मकामियों से लेता, लेकिन अपनी हिफाजत के मामले में इन पर भरोसा नहीं करता। उसके सारे जाती गार्ड्स भारतीय होते हैं। जीप नाहमवार जमीन पर उछलती और गुर्राती हुई बतदरीज इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। मैंने एक पिस्तौल संभाल लिया था। चौफान भी मेरी तकलीफ में किसी नागाहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। इनकी सफेद गाड़ी सड़क से काफी दूर खड़ी हुई थी। चौफान ने जिस रुख से जीप नीचे उतारी, उधर रास्ता साफ नहीं था। दरमियान में कई टीले हायल थे। इस वक्त तक मैं नकाबों को भूला हुआ था। तसादुम का मरहला हर लम्हे करीब से करीब तर रहा था। मैंने तेजी से डैशबोर्ड का खाना खोलकर अंदर हाथ डाला और टटोल कर मसनूर रेशे के लचकदार नरम कपड़े के बने हुए गिलाफ नुमा नकाब निकाल दिखे। वो तादाद में 3 थे। मैंने एक फुर्ती से अपने सर पर चढ़ाकर गर्दन तक मुंड लिया, दूसरा डैशबोर्ड के खाने में वापस डाला और तीसरा चौफान की तरफ बढ़ा दिया। आंखों के सुराखों को इनकी सही जगह लाने की कोशिश में मुझे कुछ दुश्वारी हुई, लेकिन कपड़ा लचकदार होने की वजह से इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। चौफान ने भी जैसे तैसे अपना नकाब चेहरे पर पहन लिया। मुझे अपने बारे में अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन चौफान इस हुलिये में खासा खौफनाक नजर आने लगा था। यूं ही वो दोनों हमारी हेडलैम्प्स की रोशनी की जद में आए तो मैंने देखा कि जीप के इंजन की आवाज सुनकर वो पहले से चौकन्ना हो गए थे और उन्होंने अपनी राइफलें शाने से उतार कर सीधी कर ली थी। इनमें से एक ने हमारी गाड़ी देखते हुर्रा कर कुछ कहा। वो बस एक लम्हा था। मैंने देख लिया कि चौफान के अंदाजे के मुताबिक इन दोनों के कदोखाल इनके भारतीय नजाद होने की चुगली खा रहे थे। दोनों एक एक हाथ अपने चेहरे के सामने लाकर हमारी जीप की तेज रोशनी से बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसने अमलन इन्हें अंधा कर दिया था। इनके दूसरे हाथों में इनकी राइफलें दबी हुई थी। मास्टर साला थाई बोल रहा है, हमें रुकने और बत्तियां बुझाने के लिए कह रहा है। इसीलिए मैं चौफान धीमी आवाज में मुनमुनाया, जो कह रहे हैं वही करो, मैं नीचे जा रहा हूं। मैंने तेजी से कहा। चौफान ने कच्ची और नाहमवार जमीन पर रेंगती हुई जीप को यूं ही ब्रेक लगाए। मैं अपनी सिम का दरवाजा खोलकर फुरफुरी रेत पर कूदा और आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके जीप के नीचे रेंग गया। हम लंबा फासला तय करके वहां तक पहुंचे थे। जीप का इंजन बदस्तूर चल रहा था। इसके निचले हिस्से से आग सी निकल रही थी। चौफान ने जीप के हेडलैम्प्स भी गुल कर दिए। मैंने अपनी कमीनगाह से देखा कि 4 जूते बहुत तेजी से जीप की तरफ बढ़े, फिर वो 2-2 की जोड़ियों में बट गए। इन दोनों ने बैक वक्त जीप पर दोनों समतों से छापा मारने का इरादा किया था। वो सिर्फ 2 थे। इनका मतलब ये था कि राजन चौथे आदमी के साथ साहिल की तरफ क्या हुआ था। हमारा असल हदफ वही था। अगर इन दोनों पर कोई आतिशी हथियार इस्तेमाल किया जाता तो फायर की आवाज सुनते राजन को खतरे का इदराक हो जाता। होशियार हो जाने के बाद उसे जेर करना बहुत दुश्वार हो जाता। इस बारे में मुझे चौफान से कोई बात करने का मौका नहीं मिला, मगर मुझे तवक्का थी कि वो नुक्ता उसके भी पेश नजर होगा। बैंकॉक आने के बाद मैंने सिर्फ एक बार जहरीली अंगूठी इस्तेमाल की थी। गोल्डन ड्रैगन नामी कैसीनो में जहरीली सुई से मुहाफिज की मौत को डान या चौफान ने किसी शुबे की निगाह से नहीं देखा। मैं इन्हें यह बावर कराने में कामयाब हो गया था कि मैं अपने शिकार को बेहोश करके बाथरूम में रखे हुए एक बड़े गमले पर डाल कर आया था, जहां वो अपनी बदकिस्मती से किसी जहरीले कीड़े के मोहलक डंक का निशाना बन गया। डान मेरा हमायती था। उसने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया, लेकिन इस वारदात पर सोभराज के कान खड़े हो गए। उसने समझ लिया कि मैं बैंकॉक पहुंच चुका था।
اس نے یقینی طور پر راجن کو بھی بتا دیا ہوگا کہ میں پاکستان میں اپنے کئی حریفوں کو ایسے زہر سے شکار کر چکا تھا۔ میرے لیے پھر وہی امتحان درپیش تھا۔ راجن کے 2 مسلح گنڈے ہماری جیپ کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ ان سے کسی نرمی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان پر گولی چلانا راجن کو کھو دینے کے مترادف ہوتا۔ ان کے لیے صرف اور صرف زہریلی انگوٹھی مؤثر ثابت ہو سکتی تھی، جس کے سریع الاثر زہر کے اثرات ان میں سے کم از کم ایک کو پل بھر میں موت کے اندھی اور سرد وادیوں میں دھکیل سکتے تھے۔ ایک کو ٹھکانے لگانے کے بعد دوسرے کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ زندگی اور موت، کامیابی اور ناکامی کے درمیان لمحہ بہ لمحہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میری پتلون کی دائنی جیب میں بیم گن بھی موجود تھی۔ وہ یاد آتے ہی مجھے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا پستول پتھر کی طرح بھاری اور بے سود محسوس ہونے لگا۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں رہا تھا۔ میں نے پستول نیچے زمین پر ڈالا اور جیب کے نیچے اپنی ٹانگ پھیلا کر جیب میں سے بیم گن نکال لی۔ اس سے پہلے میں اضطراری طور پر زہر فشاں ان نگینے والی انگوٹھی کا رخ اپنی ہتھیلی کی طرف گھما چکا تھا۔ چاؤفان آتشی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ میرے پاس 2 بے آواز ہتھیار بالکل تیار تھے۔ جو ہی میری طرف جوتے اور پتلون کے 2 پائنچے نظر آئے، میں نے انگوٹھی والا ہاتھ بڑھا کر پتلون سرکائے بغیر اس شخص کی ایک پنڈلی سخت گرفت میں لے لی۔ میرا شکار بہت شدت سے تڑپا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری گرفت سے اپنی پنڈلی چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر وہ اس کا محض ابتدائی رد عمل تھا۔ اپنی پنڈلی پر ایک دوستانہ گرفت محسوس کرتے ہی وہ بھڑکا تھا۔ اسی اثناء میں کھوکھلے نگینے میں پوشیدہ سوئی کے ذریعے زہر اس کی پنڈلی میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کی جدوجہد اسی لمحے دم توڑ گئی۔ اس دوران میں چاؤفان کی سمت میں تھائی زبان میں مذاکرے کا آغاز ہو چکا تھا۔ دونوں تیز اور ترش لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ راجن کے آدمی نے چاؤفان کے چہرے پر نقاب دیکھتے ہی گولی کیوں نہیں ماری۔ وہ کس امید پر اس بات کر رہا تھا؟ سبب کچھ بھی رہا ہو، وہ میرے لیے مہلت تھی۔ میرا دشمن بس لمحہ بھر کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہا، پھر اس کے گرتے ہوئے وجود کے جھٹکے سے اس کی پنڈلی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ بھربھری ریت پر اس کے گرنے کی دھمک بہت زیادہ پرشور نہیں تھی اور شاید جیپ کے چلتے ہوئے انجن کے ہموار شور میں دب گئی تھی، کیونکہ اس دھمک پر کہیں سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میں نے اس کی پنڈلی ہاتھ سے نکلتی ریت پر رینگ کر اپنی پوزیشن تبدیل کی اور دوسری سمت میں سرکنا شروع کر دیا۔ آثار بتا رہے تھے کہ چاؤفان اور اس کے حریف کے درمیان زبانی تصادم زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکے گا۔ دونوں میں سے کسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور بات ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ جائے گی۔ یکایک میں نے محسوس کیا کہ چاؤفان نے جیپ گیئر میں ڈالی کہ میری روح فنا ہوگی۔ اس کی گاڑی کے نیچے روند کر مارے جانے کا تصور میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ آہستہ سے جیپ نے آگے حرکت کی اور میں زمین پر لوٹ لگا کر دوسری طرف باہر نکل گیا۔ راجن کا آدمی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی رائفل تانے کھڑا ہوا تھا اور اس وقت میری ساری توجہ اسی شخص پر مرکوز تھی۔ چاؤفان کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ جیپ ذرا آگے نکل جاتی تو رائفل بردار کو اپنے دوسرے ساتھی کے انجام کا علم ہو جاتا اور ٹکراؤ شروع ہو جاتا۔ میں اس کی پشت پر تھا کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی جیپ کے ساتھ قدرے ترچا ہو گیا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے پڑے بیم گن سے اس کی پشت کا نشانہ لیا اور بائیں بازو کے قریب دل کے مقام پر گن فائر کر دی۔ طاقتور اور مہلک لیزر شعاؤں کی بہت پتلی اور تیز چمکیلی دھار بیم گن کی نوزل سے نکل کر اس کے جسم سے گزرتی چلی گئی۔ فضا میں تیزی سے جلد اور گوشت چلنے کی چراغ پھیل گئی۔ وہ کھڑے کھڑے لمحہ بھر کے لیے پتھر کی کسی مورت کی طرح ساکت ہوا اور پھر منہ کے بل دھپ سے ریت پر گر گیا۔ چاؤفان نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی آسانی سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی جیپ آگے ضرور لے جا رہا تھا، لیکن اس کی توجہ اپنے حریف پر مرکوز تھی۔ دشمن کو ڈھیر ہوتا ہوا دیکھ کر اس نے جیپ کا انجن بند کیا اور رائفل تانے نیچے اترایا۔ میرے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ ماسٹر، یہ کیا ہوا؟ یہ کھڑے کھڑے کیسے مر گیا؟ چاؤفان نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ دونوں شکاروں کے جہنم واصل ہوتے ہی میں نے بیم گن دوبارہ اپنی جیب میں اڑس لی تھی تاکہ چاؤفان میرے اس نادر ہتھیار سے متعارف نہ ہو سکے۔ دل کا دورہ پڑا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ گوشت چلنے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے نتنے چڑھا کر 2-3 گہرے سانس لینے کے بعد کہا، تمہارا وہم ہے، مجھے کوئی بو نہیں آ رہی۔ میں نے اسے جھٹلا دیا۔ وہ لمحاتی بو تھی جس سے سمندری ہواؤں کے ساتھ زائل ہو جانا تھا۔ تمہارا نقاب کہاں گیا ہے؟ اس کا مزید کچھ کہنے سے پہلے میں نے سوال داغ دیا۔ پائیدان میں پڑی ہوگی۔ میں نے آخری لمحے پر اسے نوچ کر اتار دیا۔ وہ میرے چہرے پر نقاب دیکھ لیتا تو مجھے گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ وہ اس وقت بوکھلایا ہوا اور اعصاب زدہ نظر آ رہا تھا کیونکہ جیپ آگے بڑھ جانے کی وجہ سے زمین پر پڑا ہوا دوسرا شکار بھی اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے تم نے اسے گولی کیوں نہیں مار دی؟ میں نے پوچھا۔ میں تذبذب میں تھا۔ فائر کی آواز سن کر چھوٹا راجن ہوشیار ہو جاتا۔ یہ دونوں تو اس کے طفیلی ہیں، ہمارا اصل ہدف وہی ہے۔
उसने वही जवाब दिया जो इब्तिदा से मेरे जहन में मौजूद था। मगर मास्टर, इन दोनों को क्या हुआ? इतनी खामोशी से कैसे मर गए? मेरे सवाल का जवाब देने के बाद भी उसने अपनी बात जारी रखी। ये तो पोस्टमार्टम ही से पता चल सकेगा। इन दोनों के हथियार समेट कर अपनी जीप में डाल दो। मुफ्त का ये सामान किसी वक्त तुम्हारे काम आएगा। मैंने उसे टाल दिया। इन दोनों के पास लोड की हुई राइफलों के सिवा कोई हथियार नहीं था। राइफलों पर कब्जा करते हुए चाउफान ने दोनों लाशों को उलट पलट कर कोई जख्म तलाश करने की कोशिश की, जो नाकाम रही। उसने मैगजीन निकालकर दोनों राइफलें अपनी जीप के अकबी हिस्से में डाल दी। इसने रेत पर पड़ा हुआ पिस्तौल भी माले गनीमत की तरह उठाया। जब मैंने उसे बताया कि मेरे हाथ से निकल गया था तो उसने मुंह बनाकर वो पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। अब वक्त खराब मत करो, चेहरे पर नकाब पहन लो, हमें राजन को तलाश करना है। मैंने उसे हरासा देकर नरमी से कहा। मैं मुसलसल नकाब पहने हुआ था।